नाउ वी विल डिस्कस इंडो चाइना रिलेशनशिप। लेकिन इंडो चाइना रिलेशनशिप को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि चीन का वैश्विक स्तर पर उभार कैसे हुआ है। तो वैश्विक पटल पर चीन का उभार एक नज़र में देखने की कोशिश करेंगे। एक आर्थिक, तकनीकी, सैन्य और राजनीतिक महाशक्ति के रूप में चीन के उदय के परिणाम स्वरूप वैश्विक शांति संतुलन में एक रचनात्मक बदलाव आया है। अब इस बात पर चर्चा की जा रही है कि चीन एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, साथ ही यह वैश्विक शक्ति संरचना में संयुक्त राज्य अमेरिका की जगह ले रहा है। सबसे पहले चीन का उदय कैसे हुआ हो रहा है और किन तत्वों की प्रमुख भागीदारी रही है। तो सबसे पहले चीन का आर्थिक उभार देखें तो आर्थिक उभार कैसे हो रहा है। चीन का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 17.7 ट्रिलियन डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इसके 2028 तक अमेरिका से आगे निकल जाने की संभावना है। कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक संकुचन से बच निकलने वाली एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में चीन था। नेक्स्ट है तकनीकी उभार भी चाइना का हो रहा है। चीन उभरते क्षेत्रों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आदि में तकनीकी नवाचार को प्रेरित कर रहा है। तो चीन ने क्या किया है, अधिकांश सेक्टर में जो न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है चीन उनमें रिसर्च कर रहा है, जैसे कि AI, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, हाइपरसोनिक मिसाइल में तो चीन काफ़ी ज़्यादा आगे है, इवन अमेरिका की टक्कर में है। नेक्स्ट है सैन्य वृद्धि। चीन का रक्षा व्यय पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ा है। अब यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश बन गया है और चीन का डिफेंस व्यय कितना है, 150 to 180 बिलियन डॉलर। ठीक, तो काफ़ी ज़्यादा सैन्य व्यय कर रहा है। इसके अलावा भू रणनीतिक उदय। चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से के माध्यम से चीन अब विश्व की सभी महाद्वीपों में अपना विस्तार कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा चीन की 2-3 और जो पॉलिसी है, एक तो स्ट्रिंग ऑफ द पल्स पॉलिसी, या फिर इसको मैरीटाइम सी रूट भी कहा जाता है। तो मैरीटाइम सी रूट की जो नीति है, इसके अलावा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इन दो की वजह से चीन का रणनीतिक रूप से काफ़ी उदय हुआ है। इसके अलावा है राजनीतिक शक्ति के रूप में चीन ने एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जैसी अर्ध संस्थागत पहल की शुरुआत की है। इस तरह बहुपक्षीय मंचों पर चीन की भागीदारी बढ़ रही है। तो चीन किन किन को लीड कर रहा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स, SCO, इसके अलावा है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक जैसे बहुपक्षीय मंच पर एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा है एक प्रभावी प्रभावक के रूप में चीन का उदय हो रहा है। तो चीन ऊर्जा, परिवहन, सूचना और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में चीन की रुचि उसे देशों को पर बाहरी रूप से प्रभाव डालने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा हम देखें राजनीतिक उदय के रूप में हम देखें तो मिडिल ईस्ट में चीन एक मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया, इन 3 कॉन्टिनेंट पर चाइना एक बड़ी शक्ति के रूप में उभार कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक प्रभाव। अगर चीन का देखें, अमेरिकी वर्चस्व वाले वैश्विक व्यवस्था को बदलने से द्विध्रुवीय या बहुध्रुवीय विश्व बनने का मार्ग प्रशस्त होने की संभावना है। तो पहला प्रभाव क्या पड़ेगा, बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण होगा। ठीक, हालांकि चाइना की कोशिश क्या रहती है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड यूनिपोलर एशिया। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है, चाइना क्या कर रहा है, चाइना बोल रहा है कि 21वीं सदी किसकी सदी है, एशिया की सदी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन समस्या क्या है कि एशिया में भी वह क्या कर रहा है, तो यूनिपोलर एशिया मतलब है एक ध्रुवीय एशिया की बात कर रहा है, अर्थात वह ध्रुव कौन होगा, चीन। मतलब चीन के नेतृत्व में एशिया का विकास हो, तो यूनिपोलर एशिया। तो यह समस्या है, बट इसका प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव क्या पड़ेगा कि मल्टी पोलर जो वर्ल्ड ऑर्डर विकसित होगा। युद्ध जैसी स्थितियों की पुनरावृत्ति। तो युद्ध जैसी स्थितियों की पुनरावृत्ति हो रही है, खासकर कहाँ पर, वर्तमान में रूस यूक्रेन युद्ध की स्थिति में USA यूरोप द्वारा कमजोर प्रतिक्रिया चीन को ताइवान का सैन्य अधिग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। नेक्स्ट है USA चीन के बीच प्रतिद्वंद्विता जारी है, जैसा कि 2008 में क्या देखा गया, ट्रेड वॉर। तो 2000 ट्रेड वॉर किस उसमें देखा गया, 2018 में।
तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2018 का ट्रेड वॉर। तो यूएस और चीन के बीच में प्रतिद्वंद्विता जारी है। इसका वित्तीय बाजार और जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट है, चीन अपरिहार्य व्यापारिक भागीदार बन गया है। अपरिहार्य व्यापारिक भागीदार मतलब अब तुम चीन के व्यापार से बच नहीं सकते हो, क्योंकि चीन चीन के साथ मतभेदों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रीय क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी मतलब आरसीईपी समझौते में शामिल हो गया है। ठीक है, तो चीन अब कैसे भागीदार बन गया है, तो चीन विश्व का सबसे बड़ा वस्तु निर्माता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग चीन में बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा चीन ने धीरे धीरे करके विश्व के जो प्रमुख मार्केट हैं, जैसे इंडिया का मार्केट देख लिया जाए, तो इंडिया के मार्केट में चीन ने धीरे धीरे करके अपना डोमिनेंस बना लिया है। इंडिया की भांति अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप आदि के मार्केट में भी चीन की जो गुड्स एंड सर्विस है उनका डोमिनेंस है। ऐसे में अब बाकी सब देशों को अपने देश में मार्केट में वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति उपलब्ध रखनी है, सप्लाई चेन को मजबूत बनाकर रखना है, और अपने देश में मुद्रास्फीति मतलब वस्तुओं की आपूर्ति को पर्याप्त रूप से बनाकर रखना है, अर्थात मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है। तो चीन से निर्यात करना मतलब चीन से सामान मंगाना अब जरूरी बन गया है। भारत में देखें तो भारत में अधिकांश उद्योगों के लिए कच्चा माल भी चीन से आता है, मतलब चीन से इम्पोर्ट किए बिना आप अपनी इंडस्ट्री भी नहीं चला सकते। दूसरी बात, मार्केट, भारत की मार्केट में जो अधिकांश सामान है वह भी चीन से आ रहा है। यदि आप उस सामान को हटा दोगे तो देश में क्या मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में चीन के साथ व्यापार करना अपरिहार्य या फिर अनिवार्य हो गया है। ठीक, इन सब के बावजूद ट्रेड डेफिसिट का भी सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण चीन सागर की तरह संचार के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में सेना की तैनाती में वृद्धि देखी जा रही है। तो दक्षिण चीन सागर जैसी जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि सेना की तैनाती में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा हथियारों की होड़ का खतरा भी बढ़ा है। खासकर हम देखें तो जो हाइपरसोनिक वेपन को लेकर, हाइपरसोनिक वेपन, एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण, तो इस तरीके के अगर हथियार देखें जो कि बिल्कुल नए तरीके के हथियार हैं और वैश्विक प्रणालियों को अत्यधिक क्षति पहुंचा सकते हैं, तो हथियार की होड़ का आशंक खतरा। उदाहरण के लिए जापान और दक्षिण कोरिया ने चीन के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों के कारण रक्षा व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। नेक्स्ट है, चीन की बीआरई पहल के प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव देखे जा रहे हैं। इस पहल के तहत ऋण प्राप्तकर्ता के रूप में श्रीलंका जैसे देश भी फंसते जा रहे हैं। तो चीन की आर्थिक उभार के कारण एक समस्या क्या देखी जा रही है, डेप्ट ट्रैप पॉलिसी। तो डेप्ट ट्रैप वाली स्थिति देखी जा रही है, मतलब अधिकांश देश क्या हो रहे हैं, चीन के ऋण जाल में फंसते जा रहे हैं। भारत के लिए निहितार्थ अर्थात भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं चीन के उभार की, तो सबसे पहला है, हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई देशों के साथ चीन की क्षेत्रीय विवाद है, इसलिए चीन की उदय से हिंद प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ने की संभावना है और उसके अस्थिर होने की संभावना है। तो ऐसे में क्या है कि जब हिंद प्रशांत क्षेत्र अस्थिर होगा तो ऐसे में इंडिया के इंटरेस्ट क्या होंगे, प्रभावित होंगे। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में तो इंडिया के इंटरेस्ट प्रभावित होंगे, इंडिया के हित प्रभावित होंगे। नेक्स्ट है सीमा की सुरक्षा। एक मुखर चीन भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद के शीघ्र समाधान के लिए प्रयास नहीं करेगा। तो इसके अलावा क्या है, मुखर चीन, अगर चीन बहुत ज़्यादा मुखर या फिर बहुत ज़्यादा मजबूत होगा तो भारत के साथ जो सीमा विवाद है उनको हल करने पर तवज्जो नहीं देगा, और बल्कि चाइना जब मजबूत होगा तो क्या करेगा, इंडिया की एनर्जी को डाइवर्ट करने का प्रयास करेगा, जैसे कि इंडिया की रिसोर्स मतलब इंडिया के साथ बॉर्डर पे एंगेजमेंट बढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा टकराहट दिखाएगा, जिसके कारण इंडिया की रिसोर्स और एनर्जी कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, तो बॉर्डर पे शिफ्ट हो जाएगी। तो इंडिया इसके कारण डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे पाएगा, तो कहीं ना कहीं भारत के विकास में भी बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा है चीन का उभार और खासकर उसकी जो BRI CPEC जैसी परियोजनाएं हैं जो कि भारत की एकता और संपूर्णता के लिए खतरा है। इसके अलावा देखें तो इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड अप्लायंसेस से लेकर फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग, तो फार्मास्यूटिकल के लिए भारत क्या करता है, API मंगाता है जो कि कच्चा माल होता है एक प्रकार से। तो इलेक्ट्रिकल मशीनरी और अप्लायंस, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल ड्रग के जो कच्चा माल जो API होता है, API बोलते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग के कच्चे माल को, तो आदि के लिए भारत की चीन पर अत्यधिक निर्भरता है। स्थिति ये है कि भारत अपना 80% तक फार्मास्यूटिकल जो API है वो कहाँ से मंगाता है, चाइना से मंगाता है। यदि हमें दवाइयों की
भारत में मैन्युफैक्चरिंग करनी है और भारत को जेनरिक दवाओं की फैक्ट्री बनकर अगर फैक्ट्री की अपनी स्थिति को बचाए रखना है तो चीन से एपीआई का आयात करना ही पड़ेगा। इसके अलावा भारत के लिए दुविधा, भारत दो विकल्पों को लेकर दुविधापूर्ण स्थिति में है। सबसे पहला क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्य एशिया में एक आर्थिक भागीदार के रूप में सक्रिय होना चाहता है तथा चीन के विरुद्ध खुद को एक संतुलितकर्ता के रूप में स्थापित करना, यथास्थिति का पालन करना। WHO, WTO, ब्रिक्स, RIC, SCO जैसे बहुपक्षीय मंच पर चीन का प्रभुत्व तेजी से बढ़ रहा है, जिससे क्या है, भारत के हित प्रभावित होते हैं। इसके अलावा है, चीन भारत के छोटे पड़ोसियों के साथ अपने प्रभाव को मजबूत कर रहा है। खासकर अगर हम देखें तो नेपाल पर चीन का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। नेपाल की घरेलू राजनीति में चीन का हस्तक्षेप निरंतर जारी है। इसके अलावा पाकिस्तान पर प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है, जो कि भारत पाकिस्तान संबंधों पर भी को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा बांग्लादेश में लगातार चीन अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के माध्यम से बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है और भारत जिसका प्रभाव क्या हुआ है, भारत पर पड़ रहा है। पाकिस्तान के साथ देखें और इसके अलावा श्रीलंका में देखें तो श्रीलंका की राजनीति में भी चीन का हस्तक्षेप रहता है। इसके अलावा वहाँ पर देखें तो जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उनमें चीन का निवेश है। धीरे धीरे करके उनके माध्यम से हिंद महासागर में जो चीन है, चीन की सैन्य गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। खासकर अगर हम देखें तो हम्बनटोटा बंदर, जो हम्बनटोटा बंदरगाह है, इस पर चीन का नियंत्रण है और इस नियंत्रण के कारण हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन का नियंत्रण है और इस नियंत्रण के कारण चीन की धीरे धीरे हिंद महासागर में, ठीक है, उपस्थिति मजबूत हो रही है। चीन के पास कौन कौन से पोर्ट हैं, तो देखो चटगांव पोर्ट जो कि बांग्लादेश में है, हम्बनटोटा पोर्ट, ग्वादर पोर्ट, तो ये प्रमुख पोर्ट हैं जिनका नियंत्रण चीन के पास है। इसके अलावा मालदीव पर भी देखें तो मालदीव पर भी चीन का काफ़ी प्रभाव है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चीन का बढ़ता प्रभाव भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक जो लीडरशिप रोल है हिंद महासागर में, इन सब के लिए खतरा है। तो सबसे पहले भारत क्या कर सकता है, स्वयं को मजबूत करना। तो स्वयं को मजबूत किन किन क्षेत्रों में हमें करने की आवश्यकता है, भारत को मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक गंतव्य के रूप में बढ़ना होगा। इसके अलावा चीन पर भारत की आर्थिक निर्भरता को भी कम करना चाहिए, ठीक है। अभी ये देखा जा रहा है, खासकर कोविड के बाद से बहुत सारी कंपनियां चाइना को छोड़ रही हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो चाइना प्लस वन मॉडल है MNCs कंपनी का, भारत को कहीं ना कहीं इसमें अपना रोल, इसका लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। तो चाइना प्लस वन मॉडल का लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। कैसे उठा सकते हैं, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना आसान होना चाहिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, भूमि और स्किल्ड लेबर की सप्लाई की जानी चाहिए। भारत को अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के मूलभूत स्रोत की रक्षा करनी चाहिए और मूलभूत स्रोत की रक्षा करनी चाहिए। मूलभूत स्रोत भारत का क्या है, ऐसे पड़ोसियों के साथ आर्थिक एकीकरण करके और क्षेत्रीय संस्थानों को मजबूत करके किया जा सकता है। तो अपने मूलभूत जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का मूलभूत स्रोत है, तो उसको हमें मजबूत करना चाहिए। और कैसे मजबूत कर सकते हैं, तो ऐसा हम पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके हम ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा एशिया में संतुलन की राजनीति। तो एशिया में संतुलन की राजनीति कैसे की जाएगी, तो हम अन्य देशों के साथ अपने समय, तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के मूल स्रोत की रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट है, एशिया में संतुलन की राजनीति अपना कर चलना चाहिए। भारत को मिनी लेटरल के रूप में अमेरिका, जापान जैसे देशों के साथ मिलकर काम कर सकता है। इसके अलावा ये देश बाहरी संतुलनकर्ता के रूप में चीन के व्यवहार से जुड़ी चिंताओं को भारत के साथ साझा करते हैं। वे चीन के इस व्यवहार को बदलने में या कम करने में भारत की मदद कर सकते हैं। तो भारत को क्या करना चाहिए, जापान और अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ावा देना चाहिए। अब चूंकि ये देश भी कहीं ना कहीं चीन का एक प्रकार से विरोध करते हैं, तो ऐसे में भारत को चीन को संतुलित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा चीन को हम बैलेंस करने के लिए इसकी रसिया के साथ संबंध को भी मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि रूस चीन का दोस्त है और रूस उतना ही बड़ा भारत का भी दोस्त है। तो ऐसे में रूस चीन पर क्या डाल सकता है, दबाव डाल सकता है कि भारत के साथ जो खराब संबंध है उसका सुधार करे। अब इसका एक उदाहरण भी देखा गया था, जैसा कि डोकलाम विवाद। तो डोकलाम विवाद में
एससीओ मंच और रसिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो एससीओ मंच और रूस की भूमिका, तो डोकलाम विवाद के समाधान में रूस द्वारा भी भूमिका निभाई गई थी, जिसके कारण दोनों देशों के बीच में, मतलब चाइना और इंडिया के बीच में जो आर्मी इनकी आमने सामने आ गई थी, तो स्टैंड ऑन था जो, तो स्टैंड ऑन को भी खत्म करने में मदद मिली थी। इसके अलावा भारत की राष्ट्रीय रणनीति एक बेहतर और शक्तिशाली देश के रूप में स्वयं को रूपांतरित करने की है। ठीक है, तो निष्कर्ष के रूप में हम क्या लिखेंगे कि भारत की राष्ट्रीय रणनीति भारत को एक बेहतर और शक्तिशाली देश के रूप में अपने आप को रूपांतरित करने की है। चीन से जुड़े मुद्दों के कारण भारत को अपने मुख्य लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। चीन आने वाले दशक में अपनी मुखर और राष्ट्रवादी नीति पर कायम रहेगा। इसी तरह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत को भी चीन के साथ हमें जुड़ाव भी बनाकर रखना है और प्रतिस्पर्धा के संयोजन का उपयोग करना है हमें। तो मतलब दोनों एक साथ हम, चीन अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेगा, हमें अपने लक्ष्य आगे प्राप्त करने के लिए बढ़ना है। परंतु हमें क्या करना है कि हमें चीन के साथ प्रतिस्पर्धा अगर हम कर रहे हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन हमें उसके साथ जुड़ाव भी बनाकर रखना है, क्योंकि अभी हम चाइना से अलग होकर नहीं चल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखें चीन के साथ अगर हमारे भारत की व्यापारिक संबंधों की बात करें तो 2022 में चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड $135 बिलियन का व्यापार हुआ है। ठीक है, लेकिन भारत का व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ चुका है, जो कि 100 बिलियन के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ठीक है, अब कैसे पहुंच रहा है, तो सबसे पहले है 85% जो एपीआई है वो कहाँ से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं। ठीक है, 90% सोलर एंड इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है, तो 90% सोलर उपकरण कहाँ से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। प्रमुख निर्यात मदों में पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और परमाणु उत्पाद शामिल है। तो 90% सोलर इक्विपमेंट कहाँ से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं। मतलब रीन्यूएबल एनर्जी का जितने भी सोर्स हैं उन पर चाइना का डोमिनेंस है। नेक्स्ट है एपीआई जो आते हैं उसका 70 to 80% भाग कहाँ से आता है, जो कि दवाई निर्माण के लिए या फिर जो फार्मा इंडस्ट्री है उसके लिए जरूरी है, इनका भी यह भी चाइना से आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अप्रैल 2000 से दिसंबर 2021 के दौरान भारत में एफडीआई अंतर्वाह, मतलब जो एफडीआई इनफ्लो है में 0.4% की वृद्धि के साथ चीन 20वें स्थान पर है। अब देखते हैं चीन के साथ व्यापार घाटे का प्रमुख कारण क्या है। तो चीन के साथ व्यापार घाटे का पहला कारण है इलेक्ट्रिकल मशीनरी। तो विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उत्पाद हैं उनका चीन से बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है। तो यह भी लगभग 80 to 90% के आसपास है। जो भारत में इलेक्ट्रिकल उपकरण होते हैं उनका आयात कहाँ से हो रहा है, चीन के साथ हो रहा है। दूसरी बात है कम मूल्य का चीनी निर्यात है चीन को। तो कम मूल्य का चीनी निर्यात में कौन कौन शामिल है, तो इसके अलावा जैसे टॉय आते हैं, जो बहुत सारी ऐसी टॉय आ गए, लाइट सामग्री आ गई, ठीक है, सजावटी सामग्री आ गई, जिनका ज़्यादा उपयोग नहीं है लेकिन सस्ते हैं, इस वजह से भारत के बाजारों में ज़्यादा बिकते हैं। तो चीन को भारत द्वारा किए जाने वाले निर्यात में मुख्य रूप से कम मौद्रिक मूल्य की प्राथमिक वस्तुएं, लोहे अयस्क आदि शामिल है। इसके अलावा भारत के पास निर्यात के लिए वस्तुओं का एक संकीर्ण बास्केट है। मतलब भारत के पास बहुत बड़ा बास्केट नहीं है कि हम उन्हें निर्यात कर सकें, जबकि चीन की अधिकांश वस्तुएं भारत में बिक सकती हैं। भारत की वस्तुएं लो एंड प्रोडक्ट है, मतलब उनकी क्वालिटी कम है, इसलिए उनकी चीन के बाजारों तक पहुंच भी कम है। इस तरह बाजार पहुंच है। चीन भारत के उच्चतम क्षमता वाले निर्यात क्षेत्रों जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, आईटी एंड आईटी इनेबल इंडस्ट्री सर्विस, आईटी एंड आईटी इनेबल सर्विस आदि पर कर और गैर कर बाधाएं लगाता है, जिसके कारण भारत की चीज़ों की पहुंच चाइना में नहीं हो पाती है, लेकिन चाइना की चीज़ों की पहुंच भारत में हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि चाइना की जो वस्तुएं हैं वो भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर भारत में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करके रखना है, भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बचाए रखना है, तो हमें चीन से भी वस्तुएं मंगानी होगी। ठीक है, इसके अलावा एक समस्या क्या है कि जो चीन के साथ भारत का व्यापार है वह चाइना के टोटल व्यापार का कितना है, केवल 3% हिस्सा ही है। मतलब चाइना का विश्व के जितने देशों से व्यापार होता है, यदि उस व्यापार में भारत के साथ व्यापार की तुलना करें तो वह केवल 3% है। अब ऐसे में अगर हम बहुत ज़्यादा ट्रेड कंट्रोल भी करते हैं चाइना का, तो उससे नुकसान चाइना को कम और हमें ज़्यादा होगा। इस बात है बाजार पर नियंत्रण करने की कम लागत कम लागत पर भारतीय बाजारों में उत्पादों की डंपिंग की जाती है। वही खासकर देखें डंपिंग किन की जाती है, तो खासकर सस्ते खेल जो टॉय हैं, टॉय मतलब जो खिलौने हैं, सस्ते खिलौनों की भारत में डंपिंग की जाती है, और ऐसी ही अन्य प्रकार की वस्तुएं भी हैं। चीन की बर्बादी, तो चीन क्या करता है अपने देश में जो अमेरिकी डॉलर मतलब चीन अपनी करेंसी के जो वैल्यू है उसका मैनिपुलेशन करता है, जिसके कारण चीन अपने निर्यात को सस्ता बना लेता है।
इसके अलावा है मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता। कई कारणों से चीनी उत्पाद सस्ते होते हैं। क्यों होते हैं? तो इकोनॉमी ऑफ स्केल बहुत ज़्यादा है। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल बहुत बड़ा है। चीन में जो वस्तुएं बनती हैं उनका स्केल बहुत बड़ा होने के कारण इकोनॉमी ऑफ स्केल बहुत बड़ा है, तो जिससे क्या होती है, कॉस्ट कम होती है, और कॉस्ट कम होगी होगी तो इससे फाइनली क्या होगा, उत्पाद सस्ते होंगे। ठीक, अब भारत ने क्या क्या पहले किए हैं, तो सबसे पहले है दो तरीके के उपाय हैं। सबसे पहले तो एक तरफ तो भारत को आयात को कम करने पर ध्यान देना चाहिए, दूसरी बात है निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान देना चाहिए। आयात को कम करने के लिए भारत ने क्या किए हैं, संरक्षणात्मक उपाय किए हैं, जैसे कि चीन की चीन के उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग शुल्क बहुत सारे उत्पादों पर हमने लगाया है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पहल शुरू की है। इसके तहत अब आत्मनिर्भर भारत पहल शुरू की है। अब इसमें क्या है, इस पहल के तहत सरकार घरेलू विनिर्माण उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। भारत उद्योग की रक्षा के लिए भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसीईपी में शामिल नहीं हुआ है, क्योंकि आरसीईपी के तहत चीन के उत्पाद हैं उनको भारत की मार्केट में फ्री टैक्स एंट्री मिल जाती। तो ऐसे में भारत ने क्या किया है, इस समझौते में भारत शामिल नहीं हुआ हमने। इसके अलावा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या कर रहा है, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल शुरू की है, और इसी प्रकार की पहले अमेरिका के साथ भी, अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ भी भारत ने शुरू की है। उत्पाद पर प्रतिबंध, भारत ने कुछ उत्पादों जैसे कि कई सारे चाइनीज एप्लीकेशन, खासकर ऐप्स हैं, उन पर बैन लगाया है। बिजली उपकरणों पर भी प्रतिबंध लगाया है। अब इसके अलावा ये है, तो एक पक्ष हो गया कि भारत अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए दो काम किए जा सकते हैं। एक तो क्या है, आयात को कम करना, तो आयात को कम करने वाले हमने उपाय देख लिए। अब दूसरी बात क्या होगी, निर्यात को बढ़ावा देना। तो व्यापार घाटे को कम करने के लिए पहला तो आयात कम करेंगे, और दूसरा क्या है, निर्यात को बढ़ाएंगे। निर्यात कैसे बढ़ाएंगे, तो सबसे पहले भारत ने इसके लिए पीएलआई स्कीम 2020 शुरू की है। इसके तहत सरकार भारतीय कंपनियों को उनके उत्पादों की बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान करती है। नेक्स्ट क्या है, तो लगभग लगभग 14 सेक्टरों में, 13 से 14 सेक्टर में इसको लागू किया जा रहा है, इस पॉलिसी को। इसके अलावा मेक इन इंडिया पहल 2014, इसका उद्देश्य भारत को दुनिया में विनिर्माण का केंद्र बनाना है। नेक्स्ट है विशिष्ट क्षेत्रों को बढ़ावा देना, भारत को वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाने और आयात बिल में कटौती लाने के लिए 2020 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 12 क्षेत्रों की पहचान की थी कि हम इन क्षेत्रों में काम करेंगे। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, तो आगे की राय क्या होनी चाहिए, भारत किस तरीके से आगे बढ़ सकता है या फिर किस तरीके से व्यापार घाटे को कम कर सकता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल और एपीआई जैसे क्षेत्र हैं, जिनके लिए अभी हमारे पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिनमें हमारा पर्सनल प्रोडक्शन बहुत कम है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, आत्मनिर्भरता की ओर हमें बढ़ना चाहिए। इसके लिए ठोस नीति हम तैयार कर सकते हैं, और सरकार ने इस दिशा में काम भी कर रही है। सरकार खासकर सेमीकंडक्टर के लिए विभिन्न देशों के साथ मिलकर काम कर रही है। ठीक, इसके अलावा बाजार पहुंच, तो इसके लिए हम अपने कूटनीतिक माध्यम, सॉफ्ट पावर आदि का उपयोग करके उच्च मूल्य वाले निर्यात को बढ़ा दे सकते हैं। आयात प्रतिस्थापन, मतलब जो सस्ते चीनी उत्पाद हैं उन पर टैक्स लगा सकते हैं। इसके अलावा भारत क्या कर सकता है, ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग किन के साथ कर सकता है, जापान जैसे जो हाईली डेवलप्ड कंट्री है, जिनके पास हाई क्लास टेक्नोलॉजी है, उनके साथ हम ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो किनके साथ, जापान अमेरिका, खासकर इनके जापान अमेरिका के साथ मिलकर हम सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है उसमें अपने आप को काफ़ी बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट है आयात प्रतिस्थापन है और भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता। तो क्या भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता कैसे बनेगी, एक तो क्या है, लागत आपको कम करनी पड़ेगी, और दूसरी बात क्या है, आपको क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। और जैसे ही आप इन दोनों सेक्टरों पर काम करते हैं, आपकी प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। ठीक, फाइनली हम क्या कह सकते हैं, भारत को अपना व्यापार घाटा कम करने के लिए रणनीति बनानी चाहिए, साथ ही उसे चीन के समक्ष असंतुलित व्यापार घाटे के बारे में अपनी चिंताओं को प्रकट करना चाहिए, ताकि बाजार के लिए प्रभावी पहुंच उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट है भारत चीन सीमा विवाद। हाल ही में भारत ने चीन के नए कानून पर चिंता प्रकट की है। भारत को लगता है कि यह कानून सीमा के प्रबंधन और समग्र सीमा प्रबंधन तथा समग्र सीमा के प्रश्न पर मौजूद द्विपक्षीय समझौतों को प्रभावित कर सकता है। इस कानून की अनुच्छेद, तो चीन ने अभी रिसेंटली एक सीमा से जुड़ा अपना कानून पारित किया है। इसका नाम है चीन का सीमा कानून। ठीक है, तो चीन का हालिया जो सीमा कानून हो उस पर भारत ने चिंता व्यक्त की है।
तो पहला इसका समस्या क्या है, सीमा के प्रबंधन और समग्र सीमा के प्रश्न पर द्विपक्षीय ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसमें समस्या क्या है, इस कानून का अनुच्छेद 8 भारत के लिए विशेष चिंता का विषय है। इसके अनुसार यदि कोई संगठन या व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है जिससे चीन के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचता है तो इस कानून के जरिए उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा, मतलब उसे सजा दी जाएगी। इसके अलावा अनुच्छेद 33 में उपबंध किया गया है कि चीन की सरकार को देश की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शासित करने वाले मौलिक मानदंड को खतरे में डालने वाले कृत्यों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का भी अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो पहले में क्या बोला गया, जो देश नुकसान पहुंचाएगा चीन की सरकार उसको उस पर क्या करेगी, जवाबी कार्रवाई करेगी, जो देश चीन या फिर उसकी बॉर्डर को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक, तो फाइनली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस एग्जाम्पल के रूप में इसको शामिल कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, चीन के साथ हमारा सीमा विवाद क्या है उसको जानना, मतलब जो यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट चालू होता है। ठीक है, दोनों देशों के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा, खासकर जो LAC है, पर आपसी सहमति का अभाव है। तो पहली हमारी विवाद का बिंदु तो यही हो गया। LAC पे अगर और बात करें तो LAC को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। तो मुख्य लड़ाई कहाँ पर है, पश्चिमी क्षेत्र में है और पूर्वी क्षेत्र में है। पूर्वी क्षेत्र की अगर बात करें तो जो तवांग सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश में, तो तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से सटे कुछ क्षेत्रों पर चीन और भारत दोनों अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। इन क्षेत्रों में चीन कथित तौर पर अपनी तरफ से बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, यह चीन की सलामी स्लाइसिंग रणनीति या फिर कैबेज रणनीति का हिस्सा है। सलामी स्लाइसिंग नीति का मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा एरिया कब्जाओ, तो धीरे धीरे कब्जाते जाओ, आधा किलोमीटर फिर आधा किलोमीटर फिर आधा किलोमीटर। आप 100 किलोमीटर एक साथ कब्जाओगे तो लड़ाई हो जाएगी, लेकिन हम आधा किलोमीटर, 200 मीटर या फिर 100 मीटर, ठीक है, या फिर और भी इससे कम, तो ये थोड़ा थोड़ा अगर आप कब्जाओगे तो आप आसानी से अपने क्षेत्र पर कंट्रोल पा लोगे। इसके अलावा है यह अपने पड़ोसियों के नए क्षेत्रों पर कब्जा करने की चीन की रणनीति है। तो इस्लामी स्लाइसिंग पॉलिसी हम बता सकते हैं कि चीन की इस्लामी स्लाइसिंग रणनीति। इसके बाद है भारत चीन के बीच सीमा विवाद के हल करने के लिए 5 व्यवस्थाओं की एक श्रृंखला है। इनमें सबसे नया 2013 में हस्ताक्षरित सीमा रक्षा समझौता है। ठीक है, तो बता दिया कि वर्तमान में अभी सॉल्व करने के लिए एक हमारे पास व्यवस्था है जिसमें 5 चरण की 5 व्यवस्थाओं की एक श्रृंखला है जिसमें हम सीमा विवाद सॉल्व करते हैं, लेकिन चाइना जानबूझकर इससे कोई परिणामी हल अभी तक नहीं निकाल रहा है। चीन ने म्यांमार जैसे देशों के साथ अपने जो सीमा विवाद है उनको तो सॉल्व कर लिया है, लेकिन भारत के साथ जानबूझकर सीमा विवाद बनाए हुए है ताकि वह भारत की एनर्जी को, भारत के फोकस को डाइवर्ट कर सके और भारत के डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न कर सके, क्योंकि भारत पूरे वर्ल्ड में चीन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। इसके बाद है अनसुलझे सीमा विवाद के लिए उत्तरदायी कारण क्या क्या है। तो सबसे पहले है सीमा का सीमांकन। तो चीन के साथ समस्या क्या है कि जो सीमा का सीमांकन किया गया था वह ब्रिटिश काल में किया गया था, और ब्रिटिशर्स की जो बॉर्डर पॉलिसी है या फिर जो बॉर्डर डिवीजन करने की उनकी पॉलिसी है वह हमेशा विवादित रही है हर जगह पर। तो ऐसे में क्या समस्या आती है कि भारत चीन सीमा लगभग 3000 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है क्योंकि इसका जो विभाजन किया था वह चीन ने, ब्रिटिशर्स ने किया था। इसके कारण दोनों देशों के बीच में सीमा को लेकर कई तरह की धारणाएं प्रचलित हैं। तो पहली समस्या क्या हुई, सीमा का उचित सीमांकन ना होना। ठीक है, चीन जो मैकमोहन रेखा है उसको सीमा नहीं मानता है, जबकि भारत मैकमोहन रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है। इसके अलावा संसाधन से युक्त और सामरिक भाग है। तो जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो संसाधन से युक्त है, इसलिए चीन उसको क्या करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। जैसे लद्दाख देखें तो लद्दाख भारत के लिए अत्यधिक मूल्यवान है क्योंकि यहाँ से ताजे जल की आपूर्ति में मदद मिलती है। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट क्या है, सामरिक भाग। तो अगर चीन की दृष्टि से देखें तो लद्दाख सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चीन के सिंजियांग प्रांत को पश्चिमी तिब्बत से जोड़ता है, इसीलिए लद्दाख चीन के लिए भी बहुत महत्व रखता है। तो चीन के लिए उसका सामरिक महत्व ज़्यादा है लद्दाख का, और भारत के लिए कौन सा महत्व है, तो भारत के लिए मतलब सामरिक महत्व तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए आर्थिक महत्व भी है। भारत की भू राजनीतिक हितों को कथित तौर पर खतरा। ठीक है, तो भारत की भू राजनीतिक हितों से कथित खतरा देखा क्या जा रहा है कि भारत अमेरिका, जापान जैसे देशों के साथ अपने संबंध को मजबूत कर रहा है। इसके कारण, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप चाइना भारत को बॉर्डर पर घेरने की कोशिश कर रहा है या फिर बॉर्डर पर चुनौती देने की कोशिश कर रहा है
क्योंकि भारत लगातार जो चीन के शत्रु देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। ऐसे में चीन भारत अमेरिका संबंधों को एक चुनौती के रूप में देख रहा है। उसका मानना है कि भारत अमेरिका संबंध उसके लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए वह क्वाड जैसे संगठनों का भी विरोध करता है। और दूसरी तरफ भारत को परेशान करने के लिए, भारत की एनर्जी को डाइवर्ट करने के लिए, भारत पर प्रतिक्रिया और अग्रेसन दिखाने के लिए बॉर्डर पर स्टैंड ऑन, जो आर्मी का स्टैंड ऑन देखा जा रहा है या फिर कॉन्फ्लिक्ट देखे जा रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो भारत की भू राजनीतिक हितों से कथित खतरा, चीन का मानना है कि भारत के जो भू राजनीतिक हित हैं या फिर कार्रवाई है उनसे उसे खतरा है, खासकर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, अमेरिका के साथ भारत के संबंध। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप भी भारत जो चाइना है वो अग्रेसन दिखा रहा है। इसके अलावा है बढ़ता शक्ति असंतुलन, चीन दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में विशेष रूप से सीपैक के माध्यम से भारत की स्थिति को चुनौती दे रहा है। चीन ने, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको लिखेंगे हम, चाइना इंडो चाइना सॉरी चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम, चाइना, इसको प्रीलिम्स में पूछ चुका है यूपीएससी, चाइना इंडियन ओशियन रीजन फोरम, REGION, तो रीजन फोरम। तो इसके माध्यम से चीन क्या कर रहा है, चीन ने प्रथम चीन हिंद महासागर क्षेत्र मंच का आयोजन किया है। भारत को छोड़कर इस क्षेत्र के 29 देशों और भारत के सभी पड़ोसी देश ने इस बैठक में भाग लिया है। तो भारत के सभी पड़ोसी देशों ने इस बैठक में भाग लिया है, तो केवल भारत ही छूटा है, बाकी सब इसमें आ गए। इस बैठक में चीन और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच एक समुद्री आपदा रोकथाम और समन और संयुक्त तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया। कुछ नहीं है, तंत्र मंत्र स्थापित कुछ नहीं करने हैं। चीन क्या कर रहा है, इसके माध्यम से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। ये सब बहाने हैं और भारत के पड़ोस में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए ये प्रयास है केवल। ठीक है, इसके अलावा आगे की राय क्या हो सकती है, तो दोनों देशों को आपसी भरोसा पैदा करने के लिए खुले संवाद के माध्यम से एक दूसरे की क्षेत्रीय पहल के बारे में बेहतर समझ बनानी चाहिए। इसके अलावा भारत के लिए इंडिया पैसिफिक विजन उतनी ही विकासात्मक आवश्यकता में है जितनी चीन के लिए बेल्ट एंड रोड पहल महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोनों देशों को अपनी सेनाओं की तैनाती में कमी लानी चाहिए। इसके अलावा संतुलित व्यापारिक और आर्थिक संबंध भविष्य के संबंधों के लिए ठोस नींव प्रदान कर सकते हैं। मतलब हमें अपने आर्थिक संबंध मजबूत बनाना चाहिए, जो क्या कर सकते हैं, भविष्य में हमारे लिए एक ठोस नींव प्रदान कर सकते हैं। और जब हमारे आर्थिक संबंध बेहतर होंगे तो आर्थिक संबंधों की नींव पर हमारे राजनीतिक और जो हमारे कूटनीतिक संबंध है वह भी मजबूत हो जाएंगे। और जब कूटनीतिक और राजनीतिक संबंध मजबूत होंगे तो अपने आप जो सीमा विवाद है वह कमजोर हो जाएंगे। तो इनका कहना यह है कि संतुलित व्यापारिक और आर्थिक संबंध बनाओ, इससे आपके राजनीतिक संबंध मजबूत होंगे और राजनीतिक संबंध से आपकी जो सीमा पर लड़ाई है वह कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यदि चीन भारत की बहुपक्षीय आकांक्षाओं को स्वीकार कर ले, तो बहुपक्षीय आकांक्षाएं क्या है कि भारत कई देशों के साथ अपने संबंध रखना चाहता है, यूएसए के साथ भी रखना चाहता है, चाइना के साथ भी रखना चाहता है, रसिया के साथ भी रखना चाहता है। तो ये अलग अलग प्रकृति के देश हैं, लेकिन भारत सभी के साथ अपने संबंधों को रखना चाहता है। तो चीन को क्या करना चाहिए, भारत की बहुपक्षीय आकांक्षाओं को, जो मतलब भाई मल्टीलेटरलिज्म या फिर मल्टी अलाइनमेंट, अलाइनमेंट की जो हमारी पॉलिसी है, चीन को कहीं ना कहीं उसको स्वीकृत करना होगा। ठीक, जब वह इसको स्वीकार कर लेगा तो निश्चित ही दोनों देशों के बीच में संबंध में सुधार आएगा। यदि चीन भारत की बहुपक्षीय आकांक्षाओं को स्वीकार कर ले तो दोनों देश कई वैश्विक मुद्दों पर आपस में सहयोग कायम कर सकते हैं। इसमें वैश्विक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन को लेकर नई प्रौद्योगिकी में मानक स्थापित करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा प्रमुख साझेदार देशों के साथ अपने हितों को संतुलित करना। भारत को क्या करना चाहिए कि अब देखो भारत के जो संबंध है, ऐसे समझ लो कि कुछ शत्रु देश हैं, भारत के उन सभी के साथ संबंध है। तो ऐसे में किसी एक के साथ संबंध बनाना दूसरे देश के साथ संबंध को प्रभावित करता है। तो ऐसे में भारत को अपने हितों में संतुलन लाना चाहिए। और चीन के लिए पाकिस्तान और भारत के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो कुल मिला के हमें एक थोड़ा बैलेंस स्टेब्लिश करना है चाइना के साथ और अमेरिका के साथ। अब इसके बाद देखते हैं थोड़ा भारत चाइना संबंध, भारत ताइवान संबंध। अब भारत ताइवान संबंध क्यों देखते हैं, क्योंकि भारत चाइना जो संबंध है उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष भारत ताइवान संबंध भी है। ठीक, अब ताइवान क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों अभी हाल में सुर्खियों में रहा है, तो पिछले वर्ष क्या हुआ है कि
भारत में भारत ताइवान उप वित्त मंत्री स्तर की बैठक आयोजित की गई है। बैठक के प्रमुख परिणाम क्या रहे हैं? तो ताइवान ने अपनी न्यू साउथ बॉन्ड पॉलिसी के तहत भारत को प्राथमिकता प्रदान की है। तो न्यू साउथ बॉन्ड के तहत जो ताइवान है वह भारत के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है। न्यू साउथ बॉन्ड पॉलिसी 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य अपने क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र के व्यापक विकास को प्रोत्साहन देने, तो अपने क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना, मतलब ताइवान अपने क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना चाहता है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में विकास करना चाहता है। इसलिए उसने क्या किसकी न्यू साउथ बॉन्ड पॉलिसी की शुरुआत की थी। सांस्कृतिक और तकनीकी संबंध भी बनाना चाहता है। अब भारत ने क्या किया है? भारत ने ताइवान के उद्योगों को इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए अवसर प्रदान करने में रुचि व्यक्त की है। भारत में सेमीकंडक्टर सुविधा, मतलब जो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापना भी की जाएगी। तो भारत किन किन क्षेत्रों में चाहता है कि ताइवान के साथ हमारे संबंध मौजूद हों? तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल है, इसके अलावा हरित जो ग्रीन टेक्नोलॉजी या फिर रीएनेबल टेक्नोलॉजी उनमें भी चाहता है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में भारत चाहता है कि हमारे ताइवान के साथ मजबूत संबंध हो। अब इसके बाद है थोड़ा सा हम पहले भारत ताइवान संबंध को देख लेते हैं कि भारत ताइवान संबंध अभी तक किस प्रकार से आगे बढ़े हैं या फिर किस प्रकार की उनमें प्रगति हुई है। तो फर्स्ट है, भारत ने 1949 में एक चीन नीति का पालन किया था। अब जो एक चीन नीति का फॉलो कर लिया, मतलब आपने चीन को स्वीकृति दे दी, तो फिर आप ताइवान को स्वीकृत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चीन और ताइवान के बीच में लड़ाई है। ठीक है, चीन का मानना है कि ताइवान उसी का हिस्सा है, ताइवान का मानना है कि वह अलग देश है। लेकिन भारत ने चीन को खुश करने के लिए उस समय पर क्या किया, खासकर नेहरू जी ने वन चाइना पॉलिसी, तो वन चाइना पॉलिसी को अपना लिया। ठीक है, और वन चाइना पॉलिसी को अपना लेने के कारण भारत ताइवान के साथ अब किसी प्रकार के औपचारिक संबंध नहीं रखता है, मतलब हमने वहां पर एम्बेसी नहीं खोली है, लेकिन हमारे अनौपचारिक संबंध है। एक चीन नीति इस तथ्य की स्वीकृति है कि अलग अलग चीन राज्यों की बजाय चीन की केवल एक ही सरकार है। इसके अलावा इस सिद्धांत के तहत विश्व के देश ताइवान, तिब्बत, हांगकांग, सिंजियांग जैसे विवादित क्षेत्रों को चीन का ही हिस्सा मानते हैं। हालांकि भारत ने ताइवान के साथ गैर राजनयिक मतलब अनौपचारिक संबंध स्थापित कर रखे हैं। को इन संबंधों को दोनों देशों के मध्य आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग द्वारा सुविधाजनक बनाया गया है। तो हमारे जो संबंध है वो मुख्यतः आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में है और तकनीकी क्षेत्र में है। ज्ञातव्य है कि लेकिन भारत अभी क्या है, चीन से गुस्सा चल रहा है, और चीन ने उससे गुस्सा चल रहा है तो भारत ने क्या करना चालू कर दिया है, अब वन चाइना पॉलिसी को थोड़ा सा जो भारत का स्टांस है उसमें चेंज किया है, और भारत ने वन चाइना पॉलिसी शब्द का उपयोग करना 2010 से कम कर दिया है। हालांकि अभी भी हम इसी पॉलिसी को मानते हैं, और हम मानते हैं एक ही चाइना है वह चीन है, और जो अभी एक ही चाइना एग्जिस्ट करता है वह ताइवान नहीं है, वह कौन कौन है, चीन है। तो वन चाइना का मतलब क्या है भारत की दृष्टि से, ताइवान नहीं है बल्कि केवल एक ही चाइना है, वह कौन सा है, जो आज का चीन है, जिसके राष्ट्रपति सी जिनपिंग है, वही केवल चीन है और दूसरा कोई चीन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, इस पॉलिसी का अब हम ऑफिशियल जिक्र, मतलब हम डॉक्यूमेंट में इस शब्द का प्रयोग कम करते हैं। हालांकि हम अपनी पॉलिसी से हटे नहीं हैं, वरना हट जाएंगे तो चीन के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है संबंधों में हालिया घटनाक्रम। भारत ने ताइवान के साथ दोहरे कराधान के बचाव हेतु समझौता किया, तो डीटीए एग्रीमेंट हमने साइन किया है। डबल टैक्सेशन अवॉइड एग्रीमेंट डीटीए हमने साइन किया है। इसके अलावा द्विपक्षीय निवेश संधि पर भी हमने साइन किया ताकि दोनों देशों के बीच में आपसी व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। 2018 में एक संसदीय समिति ने दोनों पक्षों की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए भारत ताइवान संबंधों को मजबूत करने की सिफारिश की थी। इसके अलावा ताइवान हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पर है कि ताइवान की जो फॉक्सकॉन जैसी कंपनी है वो भारत में सेमीकंडक्टर लगा सकती है। सेमीकंडक्टर बनाना बहुत कठिन है, पूंजी बहुत ज़्यादा लगती है और बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। ऐसे में अगर ताइवान के साथ हमारे संबंध मजबूत होते हैं तो हमें सेमीकंडक्टर चिप की आसान आपूर्ति हो सकती है। इसके अलावा है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भारत ने शुरू की है। तो अब हमें देखते हैं कि हमें ताइवान के साथ मजबूत संबंधों की आवश्यकता क्यों है। तो ताइवान के साथ मजबूत संबंधों की आवश्यकता क्यों है, तो पहला पॉइंट क्या है, तो आवश्यकता क्यों है, तो पहला पॉइंट है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो हमने शुरू किया है की सफलता के लिए ताइवान की सेमीकंडक्टर निर्माण में अग्रणी भूमिका है, वह मदद कर सकता है। क्योंकि
उल्लेखनीय है कि भारत की सेमीकंडक्टर जरूरत का 74% आयात कहाँ से किया जाता है? ताइवान से किया जाता है। अगर ताइवान मदद कर दे तो हम भारत में ही इसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यह सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन में भी महत्वपूर्ण कर सकता है। मतलब विश्व की जो सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला है उसको ताइवान क्या कर सकता है? डिसेंट्रलाइज कर सकता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है? मतलब भारत में उसको खोलने में मदद कर सकता है। और जब भारत में खुल जाएगी तो इससे जो वर्ल्ड सप्लाई चेन है या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन है वह क्या क्या हो जाएगी? रिजिलियंट मतलब मजबूत हो जाएगी। मान लो किसी एक देश में अगर प्रोडक्शन रुक गया तो भारत अपना प्रोडक्शन को बढ़ा के विश्व की आपूर्ति कर सकता है। अगर सोचो ताइवान पर चाइना ने आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया और उसकी फैक्ट्रियां जो सेमीकंडक्टर की उन पर कब्जा कर लिया तो भारत कहीं ना कहीं ऐसे स्थिति में प्रोडक्शन को जो बड़े लेवल पर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन है उसको बनाकर रख सकता है। इसके अलावा खुला और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र। ताइवान चीन की आक्रामकता से निपटने के लिए दक्षिण चीन सागर में भारत की वाणिज्यिक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु हो सकता है। ताइवान क्या चाहता है कि वह चीन की आक्रामकता से निपटे। अब ऐसे में उसकी मददगार देश कौन कौन से हैं? एक तो अमेरिका है और दूसरा वह भारत की तरफ बहुत आशावादी नज़र से देख रहा है कि भारत इसमें मदद करके उसको चीन के खिलाफ चीन से की जो आक्रामकता से उसकी रक्षा करने में मदद करेगा। इसके अलावा भू राजनीतिक बदलाव। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड जैसे देश उद्भव हो रहे हैं, इसलिए ताइवान भारत व ताइवान को अपने द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, तो जैसे क्वाड जैसे संगठन साउथ चाइना में उभर रहे हैं, तो ऐसे में अगर ताइवान के साथ हम अपने संबंध बनाते हैं तो हमें वहाँ पर एक बढ़त मिल सकती है। ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और खुला बनाने में, चीन के अग्रेसन से मुक्त करने में भी हमें चाहिए ताइवान की मदद चाहिए। इसके अलावा सेमी कंडक्टर के उत्पादन में भी हमें मदद चाहिए। तो पहला है सेमी कंडक्टर के उत्पादन में हमें ताइवान मददगार हो सकता है। दूसरी बात है हिंद प्रशांत क्षेत्र है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी ताइवान हमारी मदद कर सकता है क्योंकि इससे हम हिंद प्रशांत क्षेत्र को अधिक खुला और मुक्त बना सकते हैं। वहाँ पर मुक्त नौवहन आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा भू राजनीतिक बदलाव। क्वाड जैसे बहुत सारे संगठन उभर रहे हैं और अगर इन संगठनों को अपने क्षेत्र मतलब वो साउथ चाइना में अपनी मौजूद स्थिति बनाकर रखना है तो इसमें भारत ताइवान संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक रूप से भी ताइवान महत्वपूर्ण है कि अगर हम बड़ी मात्रा में व्यापार करना चाहते हैं तो ताइवान हमारे लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब भारत ताइवान संबंधों में चुनौतियां क्या है? सबसे पहले तो चाइना फैक्टर। तो चाइना फैक्टर क्या है कि जो चीन की उपस्थिति के कारण भारत अपने बहुत ज़्यादा मजबूत संबंध ताइवान के साथ नहीं बना सकता है, वरना चीन की अग्रेसन का भी हमें सामना करना पड़ेगा। ठीक, इसके अलावा है निरंतरता की कमी। तो भारत ताइवान संबंध में दूसरी चुनौती क्या है? निरंतरता की कमी। भारत ताइवान के बीच में संबंध तेजी से ग्रो नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी स्थिति कैसी है? ऊपर नीचे होकर ही चल रही है। मतलब तेजी से ग्रो नहीं दिख रहा है भारत ताइवान संबंधों में, बल्कि स्थिति में कैसी है? उतार चढ़ाव लगातार बनी रहते हैं, जिससे संबंध कभी प्रगाढ़ नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखें सीमित आर्थिक भागीदारी। तो भारत और ताइवान जैसे देश है जो आपस में बहुत ज़्यादा व्यापार कर सकती है, मतलब पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन व्यापार तुलनात्मक रूप से कम है। अगर हम देखें तो 2021-22 में दोनों देशों के बीच, दोनों देश या फिर देश तो नहीं बोलेंगे, ताइवान को देश के रूप में भारत मान्यता नहीं देता है। ताइवान को हम बोलेंगे एक रीजन रीजन बोल सकते हैं, ऑटोनोमस रीजन बोल सकते हैं। तो उसके साथ जो हमारा व्यापार है वह लगभग 8.9 बिलियन का है। इसके बाद है क्षेत्रों, लोगों के बीच में संपर्क, पीपल टू पीपल कनेक्शन भी कम है। और पीपल टू पीपल कनेक्शन का महत्वपूर्ण माध्यम क्या होता है? शिक्षा और पर्यटन। तो इन क्षेत्रों में भी अभी काफ़ी काम किया जाना बाकी है, क्योंकि अभी इसमें उस स्तर का जुड़ाव नहीं है जैसा कि अमेरिका या यूरोप के साथ भारत का है। तो यहाँ पर भी काम करने की आवश्यकता है। अब इसके अलावा भारत ताइवान के लिए आगे बढ़ने के लिए क्या राय हो सकती है? तो सबसे पहले एक हमें एफटीए साइन करने की जरूरत है। एफटीए परिशुद्ध कृषि मतलब प्रिसीजन फार्मिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में सुविधा प्रदान करेगा। दक्षिण चीन सागर में दक्षिण चीन सागर में सहयोग करने की आवश्यकता है। दक्षिण चीन सागर में संसाधनों की खोज, वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लेकर हम ताइवान के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। इसके अलावा नियमित राजनीतिक वार्ताएं आयोजित करना। भारत ताइवान संबंध संसदीय मैत्री मंच की नियमित बैठक की जानी चाहिए। भारत ताइवान संसदीय मैत्री मंच की नियमित बैठक की जानी चाहिए। तो नियमित बैठक के लिए हम क्या काम कर सकते हैं? तो भारत ताइवान संसदीय मैत्री मंच है, इसकी हम नियमित बैठक कर सकते हैं। अब देखो एक यहाँ पर दिया गया है कि भारत चीन ताइवान संघर्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी गई है कि कैसे इन दोनों क्षेत्रों के बीच में लंबे समय से विवाद की स्थिति रही है। तो सबसे पहले ताइवान, इससे पहले फॉर्मोसा नाम से जाना जाता था।
पहली बार 17वीं शताब्दी में पूर्ण चीनी नियंत्रण में आ गया, जब क्विंग राजवंश ने इस पर प्रशासन शुरू कर दिया। 1895 से पहले चीन जापान युद्ध में हार के बाद उन्होंने जो क्विंग वंश था, उन्होंने इस द्वीप को कहाँ पर किसको सौंप दिया, तो जापान को सौंप दिया। तो देखो सबसे पहले यह है चाइना, और चाइना के पास में एक छोटा सा आइलैंड है ताइवान। ठीक है, तो यह ताइवान एक द्वीप है, तो शुरुआत में चीन के कब्जे में था, फिर बाद में इसको जापान द्वारा जीत लिया गया, तो यह जापान के पास चला गया। एंड देन आफ्टर फिर यहाँ पर क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जापान की हार होती है, और जापान की हार के बाद चीन इस पर फिर से कब्जा कर लेता है। ठीक है, फिर देखते हैं कि चीन में माओवाद का उभार होता है और कम्युनिस्ट पार्टी की जीत होती है। तो जो वहाँ पर डेमोक्रेटिक दल था, ठीक है, चांग काई शेक का जो दल था, एक तो दल था माओ का, तो कम्युनिस्ट पार्टी किसकी थी, माओ की थी। तो एक तरफ माओ का दल था, तो माओ के दल की जैसी ही गृह युद्ध में जीत होती है, तो जो चांग काई शेक थे, जो कि कैसे हैं, एक प्रकार से लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक थे, तो वो कहाँ पर चले गए, वो ताइवान चले जाते हैं। तो ये है प्रांत ताइवान, वो ताइवान आ जाते हैं। और ताइवान में राष्ट्रवादी जिसे कुओमिंगतांग के नाम से जाना जाता है भागकर, तो चांग काई शेक और राष्ट्रवादी पार्टी जिसे कुओमिंगतांग के नाम से जाना जाता है, भागकर वो कहाँ पर चले जाते हैं, आइलैंड पर चले जाते हैं जिसका नाम क्या है, ताइवान। और उन्होंने वहां पर एक अलग देश की स्थापना कर ली। अब विवाद होता है किसका चालू, चीन का इतिहास का हवाला देकर कहता है कि ताइवान मूल रूप से चीनी प्रांत का हिस्सा है। हालांकि ताइवान उसी इतिहास की ओर इशारा करते हुए तर्क देता है कि वह आधुनिक चीन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, 1949 में माओ के अधीन स्थापित किया गया था। तो ताइवान क्या कहता है कि भाई वो आधुनिक चीन का हिस्सा नहीं है, वह अलग एक स्वतंत्र देश है। तो ताइवान अपने आप को बोलता है कि वह खुद चाइना है, चीन भी बोलता है कि वह खुद चाइना है। तो ऐसे में विवाद होगा कि चीन है कौन। तो फिर चीन के लिए फिर जो मुख्य चीन है, जिसे आज हम चीन कहते हैं, वह बड़ा देश है, उसने अपनी गुंडागर्दी से फाइनली खुद को चीन साबित करवा लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अमेरिका की पॉलिसी है, इसको थोड़ा पढ़ सकते हैं, थोड़ा स्टिक करके इसको देख लेना एक बार।